जेरेमी ग्रैंथम ने हाल ही में सबसे बड़े फॉल की चेतावनी दी है। Serious measures of value say that this is the highest price market in the history of the stock market of the US. If you go back and look at the second, third and fourth most overpriced markets, you're looking at 1929, 1972, 2000 and the housing bubble. और इस बबल बस्ट पर जेरेमी ग्रैंथम का नजरिया बहुत ही दिलचस्प है। But they eventually come down to trend and has always caused a recession. If you miscalculate, the recession turns into something really terrible, like the Depression of 1929, and one should expect something pretty bad this time. And that suggests that the market could easily go down by 50% and be well within its historical boundary. A future historian will look back and say, my God, look at all the obvious signs of impending doom. लेकिन अभी तो सब कुछ सही चल रहा है। यूएस की मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, जितने स्टॉक्स हैं ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं। आखिरकार इनको क्यों लगता है कि मार्केट में बड़ा फॉल हो सकता है? तो इसके लिए हमें हिस्ट्री को खंगालना पड़ेगा। And in 2000 we were right. The PE went to a new all-time high in January 98. And then it just kept going. 21 times earnings, 23, 27, 29, 31. Oh my God, it has to stop. 33, 35. And at 35 times earnings in March of 2000, it finally quit. And how were you to know once you were in new high territory like that? In the end, it doesn't change the outcome. It just meant that the break from 35 times earnings was spectacular. And the NASDAQ that led the charge up went down pretty much 80%. 2000 का .com बबल, इस करेक्शन के बारे में हर कोई जानता होगा। इसका रीजन क्या बना था? इस टाइम पे इंटरनेट का रेवोल्यूशन हुआ था। हर कोई लाइब्रेरी से निकल के इंटरनेट की दुनिया का हिस्सा बनना चाहता था, क्योंकि वहां पे सारी की सारी नॉलेज इजीली अवेलेबल थी। सबने मार्केट में पार्टिसिपेट किया, वहां पे आसानी से खरीद बेच कर सकते थे। और इसे ही आप बाजार का एक बबल कहेंगे, जहां पे आपको लगता है कि हमारी कंट्री ग्रोथ की तरफ जा रही है, हम इजीली हर चीज को एक्सेस कर सकते हैं। और वही बनता है बबल बस्ट का रीजन, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेच होता है कोई भी बाजार जब उसमें पार्टिसिपेंट इंक्रीज होते हैं, जैसे आपको 2020 में आफ्टर कोविड इंडिया में देखने को मिला था। अब 2008 के क्रैश को समझते हैं। Housing market was unbelievably well behaved. It went up to, in statistical terms, a 3 sigma event, which is the kind that would occur every 100 years or so, and then it came all the way back down again. It was beautifully symmetrical. It took 3 years going up, 3 years coming down. 3 साल मार्केट ऊपर, उसके बाद में 3 साल नीचे। इसका मतलब क्या है समझते हैं। 2004 में रियलिटी सेक्टर ने अप मूव शुरू करा और 2007 तक पीक पे पहुंच गया। उसके बाद में डिप करना शुरू करा और 2011 तक फॉल हुआ, 2008 के क्रैश के 3 साल बाद तक। And the same in Japan. Eventually they come down. But getting the timing right, just about impossible. In the US, they all say that the market is about as high in December recently as it has ever been in history. Higher than 1929 and at least as high as 2000 and as high as the recent peak in December 21. And that suggests that the market could easily go down by 50% and be well within its historical boundary. क्यों था ये फॉल 2000 के .com बबल से भी बड़ा? मैं आपको मैट्रिक्स समझाता हूं, जिस थ्योरी से ग्रैंथम मार्केट को समझते हैं। नंबर 1, शिलर पीई रेशियो। शिलर पीई रेशियो S&P 500 के करंट प्राइस को पिछले 10 साल के एवरेज प्रॉफिट है उससे डिवाइड किया जाता है, और उसके बीच में थोड़ा बहुत अप डाउन हो सकता है। ये सेम फॉर्मूला है जो मैंने आपको इंडियन मार्केट में नेक्स्ट रेंज निकालने के लिए सिखाया था, पिछले वीडियो में उसका हिंट है। आगे बढ़ते हैं तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो 2000 में .com बबल के टाइम पे पीई रेशियो था 31 के आसपास, 2008 के हाउसिंग क्राइसिस के टाइम पे 27 के आसपास था। आज अगर आप देखेंगे 2000 के बराबर है पी रेशियो। इसीलिए ग्रैंथम का कहना है कि मार्केट में बबल बन रहा है, ये बस्ट हो सकता है, और इसका रीजन बन रहा है एआई कहीं ना कहीं। इसको हम आगे समझते हैं। इसके अलावा विल्शायर 5000 इंडिकेटर हमें और भी भयानक गिरावट का सिग्नल दिखाता है। जो आज की डेट में आपको इन्फ्लेशन दिख रहा है, अगर आप 2000 से कंपेयर करेंगे, उस टाइम पे 100% के आसपास था, और 2008 के बबल के टाइम पे ये था 104% के आसपास। और अगर आप बात करेंगे करंट सिनेरियो की, 200 से भी ऊपर है। बाजार में इतना इन्फ्लेशन क्यों है?
ग्रैंथम का क्या कहना है इसके ऊपर? And it's precisely those wonderful ideas that actually work, that suck in the money and give you up front the biggest bubbles. And AI, of course, is the real McCoy. AI will change everything. It's going to be the biggest destroyer of jobs that you have even thought about. And people say, well, then it's not a bubble. And I say, it's quite the reverse. The great inventions, like railroads, internet, the more you could see that they were brilliant ideas, the easier it was to see how they would change the world, the more effective it was of sucking in your money. People have the feeling that if something comes in that's new and brilliant, that you don't have to worry about a bubble. It's only if it's hype and it's underneath the surface not serious, then you have to worry. And that's absolutely not the case. The more serious a new technology is, the more obvious it is that it's serious, the more guaranteed you are to have a bubble. बट कुछ लोगों का कहना है कि एआई आने से तो मार्केट में नया रेवोल्यूशन आ रहा है, बाजार में ग्रोथ आएगी, बहुत सारी कंपनियों का प्रॉफिट बढ़ेगा, दिनों का काम घंटों में होने लगेगा, उससे तो मार्केट की वैल्यू बढ़ेगी। ये हमेशा होता है। 2000 में .com आया, टेक्निक आई, मार्केट ने उसका उल्टा रिएक्शन दिया। 2008 में हाउसिंग क्राइसिस से पहले भी सेम चीजें हुई। अब ये एआई का बबल बन रहा है। हो सकता है इसका इम्पैक्ट आपको आने वाले टाइम में मिले, क्योंकि पहले ग्रीड आती है मार्केट में। इस ग्रोथ को देख के बहुत सारे न्यू इन्वेस्टर हाई पे ट्रैप होंगे और उसके बाद में बबल बस्ट होगा। और जब ये गिरावट शुरू होती है तो जो दिग्गज कंपनियां होती हैं वो सबसे पहले सरेंडर करती हैं। Amazon and the boys, the little flakes like Pet.com, they all went to nothing in 9 months or so. But Amazon, believe it or not, went down 92% in 2000 and 2001. To the low of that market move, it fell 92%. And out of the wreckage, internet was a terrific, life-changing idea. There is nothing like that in 1929. Nothing of that scale. Nothing like that in 2000. The Cisco's of the world were pretty serious companies, but they didn't get to this level. Let me point out the most genteel one was 2000. And what happened? NASDAQ went down 82%, S&P went down 50%. Real estate was cheap, it was not involved. The bond market was cheap, it was not involved. Everything that was favorable could be favorable, and still it droned on for 3 years, and the NASDAQ went down 82%. That is what I'm interested in. Profit margins got hammered, and the growth rate slowed down moderately. So इससे क्या समझ आता है कि जैसे 2000 में और 2008 में जब क्रैश आ रहा था, उस टाइम पे जितनी टेक्नोलॉजीज कंपनीज थी वो राइज कर रही थी और बाकी बाजार फॉल कर रहा था। वैसे ही हो सकता है कि एआई के आने के बाद में बहुत सारी कंपनीज की वर्क परफॉर्मेंस तो इंक्रीज हो और एआई रिलेटेड कंपनीज फिर से ग्रो करे बिकॉज ऑफ एआई, बाकी ओवरऑल मार्केट पर इम्पैक्ट आए। I really count on the fact that AI will change everything. Some for the good, some for the bad. It's going to be the biggest destroyer of jobs that you have even thought about. And you would have to think that AI is right up there in the general significance potential. It's hard to imagine that that will not be a bubble. The more serious a new technology is, the more guaranteed you are to have a bubble. Don't be conned into being super optimistic by the professionals, by the industry that makes money from overconfidence, lots and lots of money. Look around for signs of crazy bubbly behavior to the moon sort of thing, which we have seen as splendidly in this last several years as we have ever seen in history. आपने देखा होगा हाल ही में गोल्ड का प्राइस बहुत इंक्रीज हुआ है, सिल्वर का प्राइस बहुत इंक्रीज हुआ है और बाजार से एफआईएस की एग्जिट प्लान शुरुआत हो चुकी है 2024 से ही। और आपने देखा होगा 2025 में भी 2,60,000 के आसपास एफआईएस ने अपना पैसा निकाला, 2024 में 3,02,000 के आसपास ऑलरेडी निकाल चुके हैं। इनको भी इस बबल का आभास है और इसीलिए अपनी मार्केट से एग्जिट ले रहे हैं। आपने हाल फिलहाल में देखा होगा बहुत सारा गोल्ड अपना वापस इंडिया लेके आए हैं, यूएस सिल्वर बाई कर रहा है, बाकी कंट्रीज भी गोल्ड और सिल्वर को बाई करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि फिजिकल एसेट ही मार्केट के क्रैश होने पे मंदी के दौर में काम आते हैं। ग्रैंथम का कहना है आउटसाइड यूएस जितनी मार्केट्स हैं वहां पे इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, वो अभी अंडर वैल्यूड हैं। So the gap between value and growth is as big as it gets. It's in the top 2 percentile of history, and the gap between foreign and the U.S. is at or close to an all-time record. So these are the things you have to do. Emphasize value. So देखते हैं हमारा बाजार इस गिरावट को कैसे लेता है। अगर हम अपने निफ्टी के चार्ट को फॉर एग्जांपल ईयरली टाइम फ्रेम पे करते हैं तो आपको क्या दिखता है, मार्केट ने 2021 के बाद में अपसाइड के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रेच किया। 2023 के बूम में
मार्केट ने ऐसे गैप छोड़े हैं जो आपको हिस्टोरिकल डाटा में देखने को नहीं मिलते हैं। हो सकता है बाजार ने जो क्लू छोड़ रखे हैं डाउनसाइड के लिए वहां तक आने की कोशिश करे, और हाँ, इन्वेस्टर के लिए गिरावट एक अपॉर्चुनिटी होती है, तो आपको उसी एंगल से देखना चाहिए। नए हो चैनल पे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।